जैसा मैंने आपसे चर्चा की कि गणेश उत्सव और जब बात विघ्नहर्ता की है तो विघ्नहर्ता फंड्स को चुनना बेहद ज़रूरी है। और आज हम इसीलिए भगवान गणेश के हर अंग के जो मायने हैं उसको समझाते हुए आप हमारे साथ एक एक्सपर्ट फिरोज़ अजीज़ जुड़ रहे हैं, डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ से। फिरोज़, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बड़ी विशेष चर्चा है और आपसे ये चर्चा करते हुए बहुत सी ऐसी बातें हैं, मुझे लगता है कि ये इतना वास्ट है कि बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन बारी बारी से, जैसा मैंने कहा, समय ना लेते हुए जिस तरह से हर एक अंग के मायने हैं भगवान गणपति के, उससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है उनके माथे की। माथा प्रतीक है बुद्धिमानी का, माथा प्रतीक है अच्छी सोच, ऊंची सोच का। जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि इस लिहाज से जो है वो आप कैसे देखते हैं, कौन से फंड्स का चुनाव करना चाहिए, क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? गुड इवनिंग प्रशांत जी। जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही फरमाया कि हर अंग का एक मायने है और उससे काफी एक डेप्थ हम सोच सकते हैं। लॉर्ड गणेशा का, जो ही इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ विजडम, तो विजडम बहुत जरूरी है। विजडम और नॉलेज अलग चीज होती है। नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करना मतलब पूरी नॉलेज को प्रोसेस करके, पूरी लर्निंग को प्रोसेस करके जो उससे निचोड़ निकलता है, उससे बनती है विजडम। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट में, विजडम कहां कहां जरूरी होती है, आपको यह देखना है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मेरे हिसाब से एसेट एलोकेशन पहले आपको निर्णय लेना पड़ता है। काफी लोग बहुत भटक जाते हैं, ये बड़ा सा निर्णय कभी तक ले ही नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी से मिला, उन्होंने कहा कि मैं ये स्टॉक खरीद रहा हूं, मैं वो स्टॉक खरीद रहा हूं, मैं ये म्यूचुअल फंड खरीद रहा हूं। फिर मैंने जब लास्ट में उनसे प्रश्न पूछा कि आपके कितने पैसे इक्विटी में हैं, तब पता लगा कि सिर्फ 20% पैसा इक्विटी में है, बाकी 80% एफडी में लगा हुआ। तो अगर आपने 80% एफडी में लगा दिया, फिर 20 पे आप जितनी मेहनत कर लें और उससे कुछ नहीं निकलेगा। जब तक कि आप अपनी एसेट एलोकेशन नहीं सुधारेंगे, ये 20% पे मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? So point is, wisdom is about understanding what is the most important thing, और उस पे तवज्जो देना जरूरी है। एंड वो विजडम के बगैर नहीं आ सकता है। नॉलेज हर चीज की आ सकती है, बट उसको विजडम में तब्दील करने के लिए एक तजुर्बा होता है, एक कंपोजर होता है, एक टेम्परमेंट होता है, वो हासिल करना जरूरी है बाय डूइंग गुड रीडिंग। बहुत ख़ास बात आपने फिरोज़ बताई और इसका ध्यान लोगों को रखना होगा। अब आते हैं भगवान गणेश की आँख की तरफ। छोटी आँख उनकी, और ये दर्शाती है एक सूक्ष्म दृष्टि, एक महीन दृष्टि जो बहुत ज़रूरी होती है। हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखना और उसके बाद कोई निर्णय लेना। बताइए हमारे आम निवेशकों को कि उनके लिए ये जो सीख है वो कितनी महत्वपूर्ण है। जितनी मैक्सिमम हो सकती है उतनी इंपॉर्टेंट है। अटेंशन टू डिटेल, जब तक कि आपकी नजरें शार्प नहीं होगी, तब तक काफी सारी चीजें आपकी नजरों से छूट जाएंगी। अगर नजर में लाना है इन्वेस्टमेंट के मामले में, तो आंकड़ों को नजर में लाएं, जज्बातों को बाहर करें। अब मैं आपको उदाहरण से बोल सकता हूं, कई सारे लोग हैं जो मैथमेटिक्स करते ही नहीं है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते वक्त, पूरी तरह से 99% जज्बातों का प्रयोग करते हैं। अब मैंने एक क्लाइंट से मुलाकात की, वो अच्छे बड़े HNI है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी कहलाएंगे, 25-30 करोड़ का पोर्टफोलियो। वो कहते हैं मेरे लिए जिंदगी में प्रॉपर्टी ने बहुत अच्छी रिटर्न दी। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, आप ये बताएं कि ये जो घर आपने लोखंड वाला में खरीदा है, उसकी पर एनम रिटर्न कितनी है जब से आपने 96 से खरीदा है? उन्होंने कहा मैंने इस आंकड़ों का फाइंड आउट ही नहीं किया। जब मैंने उनको ये घर जो लोखंड वाला में उन्होंने 64 लाख से खरीदा था, जो आज 3 करोड़ का है, वो तो बड़े खुश हैं कि यार 64 लाख डाले थे, 3 करोड़ हो गए। बट जब आंकड़ा पर एनम रिटर्न कितना आया ये फाइंड आउट करने गए, तो 7.5-8% की रिटर्न है। तो तब तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पैसा दे देते तो 8 से क्या, तब तो 11% की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिटर्न थी, तो सिर्फ 8% बना। तो अटेंशन टू डिटेल का ये मायने है कि आप मैथमेटिक्स करें, आंकड़ों के आधार पे निर्णय लें, ना कि जज्बातों के आधार पे। अगर आपके मम्मी पापा ने आपको कहा है कि प्रॉपर्टी में पैसा डाल दिया करो, तो वो एज ओल्ड सेइंग जो इंडिया में चलती है उस आधार पे करते हैं। हम आज तक आंकड़े नहीं करते। 30 साल में 28 साल तक या ऑलमोस्ट 26 साल तक एक बंदे ने अपने घर की
पर एनम रिटर्न नहीं कंप्यूट की, इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है। सो पॉइंट इज अटेंशन टू डिटेल, अटेंशन टू मैथमेटिक्स। ये लर्निंग हमें लॉर्ड गणेशा से जरूर मिलती है, उनकी छोटी शार्प आंखों से। बिल्कुल, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण सीख है और कितनी खूबसूरती से फिरोज़ ने एक-एक बात को आपको समझाया और उदाहरण दे के समझाया कि आपको क्यों ज़रूरी है अटेंशन टू डिटेल। चलिए, अब आते हैं भगवान गणपति के कान की ओर। जब कान की बात आती है, तो ये बात हमेशा मानी जाती है कि आँख कान खुले रखो। आँख की बात कर ली, कान खुले रखना यानी चौकन्ना रहना। फिरोज़ बताएँ इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल, देखो लिसनिंग स्किल्स जो कान दर्शाते हैं, इतने बड़े कान जो हैं वो दर्शाते हैं कि मैं सुनता हूं। तो लिसनिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे। आपको दिमाग भी खुला रखना है, वरना ये जो सोर्सेज, ये जो सेंसेस हैं देखने के और सुनने के, वो दिमाग तक पहुंचते नहीं। तो लिसनिंग स्किल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो लॉर्ड गणेशा के कान से हम करेक्टली वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसके लिए एक इंसान को लो ईगो होना जरूरी होता है। क्यों लो ईगो होना जरूरी होता है? तभी इंसान सुनता है। इन्वेस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है, जहां तक कि मेरा तजुर्बा है हजारों इन्वेस्टरों से, डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट स्ट्रैटा के इन्वेस्टरों से मिलने का लास्ट 18 सालों में, कि ईगो थोड़ा ज्यादा काफी बार होता है, जिसमें उनको जब भी गलतियां होती हैं तो वो ब्लेम कर देते हैं एक्सटर्नल फैक्टर को। कुछ सही होता है तो क्रेडिट ले लेते हैं। तो उनको लगता है कि जब भी गलती होगी तो यार कोई मेरे नसीब खराब थे। जब कुछ अच्छा हो गया तो देखो मैं कितना स्मार्ट हूं। जब भी आप अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट्स में आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो सुनना बहुत जरूरी है। सुनने के लिए आपको यह समझना है कि लक भी होता है, स्किल भी होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप अगर सुन रहे हैं तो उसमें से आपको बहुत सारी नॉइज भी मिलेगी। आज के सोशल मीडिया डिजिटल जमाने में आपके पास 24 घंटे भी अगर सुनने के लिए आप तैयार हो तो इतनी सारी चीजें सुन पाएंगे, बट आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको बहुत केयरफुल रहना है कि नॉइज को हटाएं, सुने, सुनने से आप इंटरप्रेट करें और अपने स्किल को लगा के वही निर्णय ले जो आपको सही लगता है मैथमेटिक्स। चलिए, समय कम है और सोचिए इतना वास्ट है ये, इतना इतना विस्तार है भगवान गणेश के एक एक अंग के मायने आपके जीवन दर्शन को ही नहीं, जीवन में इन्वेस्टमेंट के दर्शन को भी कितना रोशन कर रहे हैं, ये फिरोज़ ने आपको बखूबी समझाया। अब आते हैं बड़े ही कहते हैं सभी की प्यारी सूंड और भगवान गणेश की सूंड। मैं अलग अलग तरीके से इसके मायने निकाल रहा हूँ। लंबी सूंड, लंबा इन्वेस्टमेंट। मैं मायने निकाल रहा हूँ सूंड जो एक संतुलन बनाती है, सूंड जो शायद ये भी बताती है कि हमेशा एक्टिव रहिए। फिरोज, आप बताएं, आप इसको कैसे डिकोड करेंगे? देखिए, सूंड को जैसे आपने कहा, लंबी सूंड इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। और स्मेल करने की क्षमता। देखिए क्या होता है कि काफी सारे इन्वेस्टर्स को ये जरूर जानना है कि बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं आपको कोई प्रोडक्ट देने के लिए, और आप भी कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट आता है, आपको थोड़ा एक्साइटिंग लगता है, उसमें आप डाल देते हैं। यू हैव टू हैव द नोज टू स्मेल। यू हैव टू स्मेल किसकी इंटेंट ठीक है, किसकी इंटेंट ठीक नहीं है, कौन कमीशन के आधार पे मुझे रिकमेंडेशन दे रहा है, कौन अनबायस्ड रिकमेंडेशन दे रहा है। तो आई थिंक सून की दूसरी एक सेंस जो है स्मेलिंग सेंस की रेलेवेंस होगी। अब काफी लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं और उनको ये पता नहीं होता कि भाई इंश्योरेंस जिसने आपको दिया है वो खुद ही वो इंश्योरेंस पॉलिसी खुद नहीं खरीदेंगे। अगर यूलिप की हमने जैसे 3000 यूलिप्स को हमने देखा कि 10 साल के बाद रिटर्न आई कितनी, तो 3% की रिटर्न आई। उसमें थोड़े ट्रेडिशनल प्लान भी थे, 1000 ट्रेडिशनल प्लान, 2000 यूलिप प्लान। वो सबके जो 3.03% की कंपाउंडेड आईआरआर आई है। ये लाइफ पॉलिसीज की बात कर रहा हूं, 10 साल की होल्डिंग पीरियड के बाद। कमीशन गया एक इंसान को 50% और आपकी रिटर्न मिली 3% की। तो यू हैव टू स्मेल इंटेंट। आपको अपने पैसे को सुरक्षित रहना आपका कर्तव्य है। सो बायर बी वेयर इज व्हाट द सून सिग्निफाइज टू मी पर्सनली। तो ये बहुत अहम सीख है और बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या मायने हैं इस गणपति भगवान के हर एक अंग के मायने
उसका बाजार से तालमेल, उसका आपके निवेश और जीवन से तालमेल किस तरह से बिठाना है और बहुत चौकन्ना रहना है। चलिए अब आते हैं पेट की ओर, उदर, लंबोदर इसीलिए कहा जाता है भगवान गणेश को। अब इसके मायने जब एक बार फिर डिकोड करने चलें तो पहला तो ये कि जो भगवान का पेट है उसको हम एक तरह से एक संचित जगह बता सकते हैं, एक सुरक्षित जगह बता सकते हैं, जहां पर शायद हमारे इमरजेंसी फंड्स हो सकते हैं, जहां हो सकता है हम सारे निवेश की प्लानिंग को रख सकते हैं, शायद वहां हर चीज़ के लिए एक जगह है। लेकिन फिरोज से जानते हैं कि हमारी ये सोच कहां तक सही है और क्या कोई और भी मायने। फिरोज बताएं। यस, आई थिंक जैसे स्टमक एक बहुत क्लियर इंडिकेशन देता है कि डू यू हैव द स्टमक फॉर रिस्क। देखिए, बहुत सारे लोग रिस्क को एक बहुत नेगेटिव टर्म मानते हैं। मेरा ये मानना है एज अ कंपनी ऑल्सो, इतनी रिसर्च करने के बाद ये समझ में आया कि रिस्क एक पॉजिटिव टर्म है। अगर रिस्क ना होता तो आपको एफडी से 3 गुना की रिटर्न कहां से मिलती? अगर रिस्क लेना मना होता तो सबकी रिटर्न एफडी जैसी होती। मेरे पोर्टफोलियो में क्या वो ट्रिपल डबल डिजिट रिटर्न्स मिलती, 3 गुना ज्यादा मिलती, 4 गुना ज्यादा एफडी से मिली है। क्यों मिली? क्योंकि मेरे पास रिस्क था। रिस्क एक पॉजिटिव टर्म है। तो आपका जो रिस्क एपेटाइट है, जो स्टमक है फॉर रिस्क, वही लॉर्ड गणेशा का एक बेली सिग्निफाई करता है मेरे हिसाब से। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप ये समझेंगे कि रिस्क कई कई किस्म के होते हैं। महंगाई का जो रिस्क होता है, कोई उसकी इज्जत ही नहीं करता है। लोग एफडी में पैसा डाल के 4% पोस्ट टैक्स कमाने में बड़े संतुष्ट हैं, बट ये नहीं देख रहे कि 10 साल बाद अगर आपने सिर्फ 4% पर एनम 10 साल तक कमाया तो आपके पैसे की वैल्यू आधी हो चुकी है। आप जब दुकान जाएंगे कुछ खरीदने के लिए, समझो आईफोन खरीदने जा रहे हैं, आज ₹1,00,000 का है, तो जब आप एफडी में लगाएंगे तो ये ₹1,00,000 10 साल बाद समझो पहुंच गए ₹1,70,000 पे आफ्टर टैक्स, 1,60,000 पे पहुंच गए आफ्टर टैक्स 4% पे। जब आप दुकानदार के पास जाएंगे, जब वो कहेगा आपको कि ये आईफोन अब ₹3,00,000 का है, तो कहां से लाएंगे आप वो ₹1,40,000? ये इसको कहते हैं महंगाई की वजह से आपके पैसे की पावर कम होती जाती है, परचेजिंग पावर कम होती जाती है। तो इस रिस्क की भी इज्जत करें। तो पहले तो बेली सिग्निफाई करता है कि रिस्क लें, और वो रिस्क लें जिसका आपके लिए रेलेवेंस, इकोनॉमिक रेलेवेंस अच्छा हो। दैट्स व्हाट आई वुड से। और ऐसी रिस्क बिल्कुल ना लें जो आपको लगेगा कि आप रिस्क नहीं ले रहे हैं एफडी में, बट वही सबसे बड़ी रिस्क है। नॉट टेकिंग रिस्क इज द बिगर रिस्क, स्पेशली फॉर इंडियन हाउस होल्ड जिन्होंने 80-90% पैसा डेट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में डाल रखा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। बिल्कुल। एक और पहलू रह गया है और उसके बाद हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में आएंगे। लेकिन एक अंग और एक दंत कहा जाता है भगवान गणेश को, और इसके बारे में मैं आगे बढ़ूं, इससे जुड़ी कहानी मैं बता दूं, शायद और ज़्यादा बेहतर होगा। भगवान शंकर और पार्वती से मिलने एक बार भगवान परशुराम आए और उनको जो है वो गणेश जी ने मिलने नहीं दिया और नाराज़ होकर उन्होंने उनका एक दांत अपने फरसे से काट दिया। और कहा यह जाता है, मान्यता यह है कि वही एक दांत, उसी एक दांत से भगवान गणेश ने पूरी महाभारत लिखी। यानी कि आप एक ऐसी चीज़ जिसे आप कम मान रहे हैं, वो कितनी बड़ा इतिहास रच सकती है, कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकती है, इसे हमें एक दंत से सीखना चाहिए। फिरोज, आप बेहतर बता पाएंगे। एक दंत कहा जाता है, अब इसको अगर इन्वेस्टमेंट से जोड़ें तो किस तरह से देखेंगे? इसका जुड़ाव काफी लॉजिकल और बहुत क्रोनोलॉजिकली बहुत इजी है डिराइव करना फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट। देखिए, प्रॉफिट्स भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी के दोनों पहलू हैं। एक कंप्लीट टस्क है या टीथ है, दूसरा एक इनकम्प्लीट, ऑप्टिकली इनकम्प्लीट है। बट आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी ये दोनों के तालमेल के बगैर हो नहीं सकती। अगर आप ये सोचते हैं कि समझो कि किसी ने 10 फंड खरीदे अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो, आपको ये लगता है कि पूरे 10 के 10 अच्छे निकलेंगे, तो आपकी उम्मीदें खराब है, आपकी एक्सपेक्टेशन में गलती है। अगर 385 इक्विटी फंड्स हैं एक्टिव वाले, उसमें से सिर्फ 150
अच्छे फंड निकलते हैं जो अल्फा जनरेट कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप 10 खरीदोगे तो 5-6 खराब निकलने की उम्मीद है। आपको अपना दिमाग लगा के ऐसा कॉम्बिनेशन चुनना है कि 7-8 तो सही निकले, ना कि सिर्फ 4। तो मैथमेटिक्स आपको परफेक्ट नहीं बना सकता, आपको बेटर बना सकता है। दैट्स व्हाट दीज टू इंडिकेट। एक परफेक्ट ऑप्टिकली है, एक थोड़ा इम्परफेक्ट है ऑप्टिकली, बट उसकी भी बड़ी रेलेवेंस है। ये दर्शाता है कि एक बैलेंस है, एक लॉसेस भी होंगे, गेन्स भी होंगे, उसको आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। यू कांट मेक अ स्ट्रेट लाइन आउट ऑफ इन्वेस्टिंग वर्ल्ड। इन अंगों का महत्व, इनका ज्ञान, इसका जीवन में क्या मायने हैं, वो भी हमने समझा है, और आपके निवेश के लिए इनसे जुड़ा हुआ क्या ज्ञान है, वो भी फिरोज ने आपको बहुत ही बखूबी समझाया, बहुत ही बेहतर तरीके से एक एक बात बहुत ही खास तरीके से आपके सामने रखी। अब जब बात करते हैं कि ये सब तो हो गया, और सबसे प्रिय क्या है भगवान को? मोदक। तो मुनाफे का मोदक आखिर कैसे मिलेगा? फिरोज जरा बताएं। यस, आई थिंक जब आपके एक उसूल बन जाते हैं, जैसे हमने अभी इतनी सारे उसूलों की बात की, इतने सारे फाउंडेशन पॉइंट्स की बात की, फिर उसके बाद आता है वो उसूल लेके, फाउंडेशन लेके आपको इमारत इमारत खड़ी करनी है, तब जाके उसमें आप रह पाएंगे। तो मोदक जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस फेस्टिव सीजन का, तो आपको एसेट एलोकेशन, देखिए आपको पहले ये देखना है कि भाई मेरी लंबी अवधि के पैसे जो भी हैं उसमें 60 से 80% इक्विटी में डालें। 0.2 घबराएं ना, क्योंकि मार्केट हर साल 15% ऊपर के स्तरों से नीचे के स्तरों तक गिरती है। तो पैसे डालने के बाद आश्चर्यचकित ना हो जाएं कि मार्केट क्यों गिर गई। मार्केट अपने बहाने ढूंढ लेगी, आपको यह देखना है कि आपको अपनी अवधि पे डटे रहना है। तो दैट्स द सेकंड थिंग। थर्ड इज जो म्यूचुअल फंड्स हैं, आप इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से इन्वेस्ट करें, ना कि यूलिप, ना कि पीएमएस, ना तो डायरेक्ट इक्विटी, क्योंकि वहां जो रिस्क लेना पड़ेगा आपको डायरेक्ट इक्विटी में उदाहरण के तौर पे, वो शायद दुगना भी हो सकता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड कभी भी जब नीचे जाता है ऊपर वापस आ ही जाता है, बट ऐसे काफी सारे स्टॉक्स हैं जो गए हैं नीचे, 10-10 साल तक वापस नहीं आए, काफी बड़े स्टॉक्स भी ऐसे हैं, बट म्यूचुअल फंड्स में ये बड़ी रेयरिटी है। तो म्यूचुअल फंड का प्रयोग करें। म्यूचुअल फंड्स में काफी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप, लार्ज मिड कैप, स्मॉल कैप, फोकस्ड, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा, वैल्यू एंड डिविडेंड। फॉर द लैक ऑफ टाइम आई एम रीडिंग आउट क्विक। प्रशांत, बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसमें काफी सारी स्कीम्स फ्लैश हो रही हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी, क्वांट एक्टिव, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, और कोटक मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, ये काफी सारी स्कीम्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होंगी फॉर द व्यूअर्स। इस स्कीम से आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। 14 स्कीम्स फ्लैश होंगी। आदित्य बिरला स्मॉल एंड मिड स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, ये सब जो स्कीम्स हैं, इनका अगर आप एक श्रेष्ठ मिश्रण बनाएंगे तो एक बैलेंस सा बना रहेगा, और पूरी काइंड्स ऑफ मार्केट्स में बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां, मध्यम वर्ग की कंपनियां, सब पे एक्सपोजर मिलेगा। फिर रहा सवाल जो 20 से 30% आपको डेट में लगाना है, फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड स्टैंड पॉइंट, डेट में ना लगाएं, आर्बिट्राज फंड में लगाएं, क्योंकि उधर टैक्सेशन की बेनिफिट है। अगर आप छोटी टैक्स ब्रैकेट में है, ना के बराबर टैक्स के ब्रैकेट में है, तो आप डेट फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होल्ड टू मैच्योरिटी, टारगेट मैच्योरिटी फंड खरीद सकते हैं। अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं, जैसे जी होंगे जरूर, उनको आपको तो कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड, निपॉन इंडिया आर्बिट्राज फंड, एसबीआई आर्बिट्राज फंड, इसमें टैक्सेशन जो है वो इक्विटी टैक्सेशन लगती है, बट इसका वर्ताव, इन फंडों का वर्ताव डेट की तरह होता है, बट टैक्स की सुविधा इक्विटी की जैसा होता है। बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं कि इस गणेश उत्सव आपको हर तरीके से सुख और समृद्धि आपके जीवन में किस तरह से बरसे, उसका पूर्ण ज्ञान जो है फिरोज ने आज आपको दिया है। और एक एक बात गांठ बांध लीजिए, एक एक बात जो है उसके मायने क्या हैं उसको समझ लीजिए। और ये जो पूरा सेगमेंट है, ये जो पूरा शो है, हम इसे YouTube पर भी अपलोड करेंगे,
तो वहाँ पे भी अगर आपने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं तो एक रिविज़िट कर सकते हैं, हर चीज़ का मूल्यांकन कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि आपकी जो निवेश की रणनीति है, आपके जो निवेश के तौर तरीके हैं, वहाँ पर कहाँ आप बेहतर हैं और कहाँ आपसे कमी रह जा रही है। और देखिए, भगवान श्री गणेश सुख समृद्धि के प्रतीक हैं, वो विघ्नहर्ता हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर आपने अब तक निवेश शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए। एक क्विक रिएक्शन इस पे भी लेना बनता है फिरोज। बहुत सारे लोग होंगे जो अभी ये शो देख रहे होंगे, उनमें बहुत से लोग होंगे जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो निवेश कैसे करें। कई लोग हो सकता है ये संकल्प लेके आज बैठे हों कि इस गणेश उत्सव से, इस गणेश चतुर्थी से हम निवेश की शुरुआत करेंगे। जरा संक्षेप में बहुत ही बेहतर तरीके से बताइए उनके लिए सुझाव। मेरे हिसाब से पहले तो जैसे ही अगर आपको स्विमिंग करनी है तो पहले पैर को थोड़े गीला तो करना पड़ेगा, आपको अपने पैर डुबाने पड़ेंगे। सो शुरुआत कर दें, वो जब पहल हो जाती है ना तो इंसान का दिमाग चलने लग जाता है कि और एक सीरियसनेस आ जाती है। पहल कर लें। पहल करने के लिए आप एक मल्टी कैप स्कीम ले लें या फिर लार्ज कैप स्कीम ले लें। मेरे हिसाब से फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, पास्ट परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, फ्यूचर परफॉर्मेंस की अच्छी खासी उम्मीद है। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप ले लें। एक मिड कैप स्कीम ले सकते हैं, कोटक एमर्जिंग इक्विटीज, पंकज टिब्रीवाल की स्कीम। और एक स्मॉल कैप स्कीम में आप इन्वेस्को स्मॉल कैप, ताहिर बादशाह जो फंड मैनेजर, ये 3 स्कीम ले लें फॉर योर इक्विटी एलोकेशन। आप 500 रुपए से भी अगर शुरुआत कर देंगे एसआईपी की तो एक पहल हो जाएगी। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, सबसे अच्छी बात यह है कि समझो कि आपने 500 रुपए की 3 एसआईपी शुरू करनी। 4 महीने बाद अकाउंट में अगर पैसे नहीं भी होते हैं तो एसआईपी पे पेनल्टी नहीं लगती और उस महीने का डेबिट नहीं होता है। तो कोई आप यू टर्न ले सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट से। ऐसा नहीं है कि आप अगर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें और कमिट कर दें कि अगले 10 साल तक पेमेंट करूंगा, तो पेमेंट करनी ही पड़ती है। तो इसमें ऐसा नहीं है। आप आराम से इस निर्णय को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, जस्ट गो इन एंड मेक दैट इन्वेस्टमेंट सो दैट देयर इज सम डिग्री ऑफ सीरियसनेस टू दिस होल एक्टिविटी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे फिरोज आपका। बहुत ही शानदार चर्चा रही और बेहतरीन विश्लेषण आपने हमारे निवेशकों के सामने रखा और ये विश्लेषण उनके काम भी आएगा, चाहे नए निवेशक हों चाहे अनुभवी निवेशक हों। उन सभी को आज गणेश उत्सव के मौके पर हमने एक ऐसा कह सकते हैं ज्ञान देने की कोशिश की जो उनके लिए हमेशा काम आए। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज हमसे जुड़ने के लिए। और इस चर्चा के अलावा कई और अहम चर्चाएं भी हैं, लेकिन फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।